अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मलिहा, उठो, फार्म हाउस आ गया है। गजनफर ने गाड़ी रोककर अपने बाजू से लिपट कर सोई हुई मलिहा को पुकारा तो वक्त मजाक कर सीधी हुई। इतनी जल्दी आ गए? वो मुद्दी मुद्दी आंखें खोलकर बोली। जल्दी? 3 घंटे से ड्राइव करते हुए मेरी कमर दुख कर तहता हो गई है। दोपहर से शाम हो गई और तुम कह रही हो जल्दी? उसकी बात पर बुरी तरह से तिल मिला गया था। अच्छा सॉरी, चलो उतरो, अंदर चले, उसने प्यार से कहते हुए गुजरफर का गाल खींचा और दरवाजा खुलकर बाहर निकली, जबकि ना समझी से उसको घूरने के बाद वो भी कार से बाहर आ गया। सलाम साहब, उन्हें देखकर एक दरमियानी उम्र का शख्स उस तरफ आया, जिसे गुजरफर ने सड़क के जन्मिश से जवाब दिया, जबकि मलिहा आसपास का जायजा लेने लगी। बड़े साहब का फोन आया था कि उनके दोस्त का भांजा यहाँ आ रहा है, तो मैंने फौरन सारी सफाई करवा दी। बस आपका ही इंतजार था। उसने फहर से अपना कारनामा बताया। आप यहीं रहते हैं? उसने मुतासर हुए बिना सवाल किया। जी, यहाँ से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। हर 2 दिन बाद फार्म हाउस की देखभाल के लिए यहाँ आता रहता हूँ, और आज तो साहब ने खास तौर पर ऑर्डर दिया था। उसे तफसील बताई। लाइन चाबी मुझे दे दें, अब आप जा सकते हैं, गुजनफर ने कहते हुए हथेली आगे की। लेकिन साहब, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो? उसने चाबी देते हुए अंदेशा जाहिर किया। नहीं पड़ेगी, आप जा सकते हैं, और साफ सफाई के लिए शुक्रिया, उसके बजाय मलिहा ने सहूलत से कहा। फिर वो उस बाद में सर हिलाकर वहां से चला गया, जबकि ये दोनों अंदर की जाना बढ़ गए। कितनी पुरसकून जगह है ना ये। सुरह इंडो से बने ट्रैक पर चलती हुई मलिहा आसपास का जायजा लेते हुए अंदर बढ़ गए थे। पुरसकून नहीं, पुर इसरार करो। स्याह हैंड कैडी घसीटते हुए गुजनफर ने तस्हीह की। पुर इसरार शायद तो खूबसूरत होती है ना, बस नजर नजर की बात है, वो अपने महसूस ठहरे हुए अंदाज में बोली, जिस पर उसने से कोई जवाब ना दिया। दोनों अब फार्म हाउस के अंदर आ चुके थे, जबकि जो कि बिलाशुबा अंदर से भी काफी खूबसूरत और साफ सुथरा था। लो, आगे फार्म हाउस, आप बताओ क्या करना है? गुजरफर ने हाल के वक्त में रुकर पूछा। मुझे नहीं, तुम्हें करना है, मुझसे प्यार, बस सिर्फ आज के लिए, उसने मुकाबले खड़ी होकर याद दिलाया। सच कहूं तो तुम्हारी ये बेतुकी फरमाइशें समझ से बाहर है मेरी, उसने उकताए हुए अंदाज में साफ गोई का मुजाहरा किया। समझने की कोशिश करो भी मत, बस कुछ देर के लिए अपने दिमाग को ताला लगाकर सिर्फ दिल की चलने दो, उसने सरगोशी के अंदाज में कहकर पहले शहादत की उंगली उसके माथे पर रखी, और बात के इख्तिताम पर वो उंगली सीधा आहिस्ता आहिस्ता उसके जेब पर फेरते हुए सीने पर ले आई और एन दिल पर आकर रहती। गजनफर को लगा कि इस अमल में कोई जादू था, जिसने उसे शायद अपने शहर में ऐसा झगड़ा था कि वो चाहकर भी कुछ न कह पाया। उबैद, पापा कैसे हैं? क्या हुआ है उन्हें? जोहा ने बेताबी से पूछा। यही कैफियत बाकी सबकी थी। उबैद, कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। जोहा ने उसे शर्ट से पकड़कर झंझोड़ा। ताया को हार्ट अटैक हुआ है, उसने सर झुकावे धीरे से इत्तला दी, जिसे सुनकर सब शौक में आ गए। तो अब कैसा है वो? दुर्दारा ने फिक्रमंदी से जानना चाहा। अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसने मुत्तसिर बताया। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? सबिया ने पूछा। वो कहती है कि उनकी हालत बहुत सीरियस है, हम दुआ करें, उसने तासुर से जवाब दिया। हमें ले चलो उनके पास, सालिया ने मिन्नत की। आप क्या करेंगी ताई वहां जाकर? भाई भाई और डैड है ना वहाँ, डैड ने मुझे भी इसके लिए घर भेजा कि मैं आप लोगों के पास रहूं, उसने समझाना चाहा। बेटा, मैं उनका दूर से देख लूंगी ना, बस मुझे ले चलो, उन्हें रोते हुए मिन्नत की। आंटी, डॉक्टर्स आपको नहीं मिलने देंगे उनसे, बस आप दुआ करें कि अंकल के लिए। आप प्लीज बैठें ताई। जोहा, जाओ पानी लेकर आप, उबैद ने कहा, तो वो आंसू साफ करते हुए किचन में चले गए, जबकि ये लोग उन्हें सोफे पर बिठाकर तसल्लियां देने लगे। बाथरूम से फ्रेश होकर आने के बाद गुजफ्फर ने सुरमार को कॉल करने के लिए जब अपना मोबाइल बेड पर पड़ी स्याह जैकेट में ढूंढा तो हैरान कुन तौर पर वहां पर नहीं मिला। घर से जब वो जैकेट पहनकर निकला था तो उसने मोबाइल उसी के जेब में रखा था, और अभी बाथरूम से जाने से पहले जब उसने जैकेट उतार कर रखी थी तभी मोबाइल उसी में था। लेकिन अब अचानक वो कहाँ चला गया था? मोबाइल ढूंढ रहे हो? तभी मलिया की आवाज पर वो पलटा तो ये देखकर दंग रह गया कि वो उसी होशरुबा मेरून साड़ी को जेबे तन किए दोनों बाजू सीने पर लपेटे खड़ी थी, जो कि गजनफर ने उसे कुछ अर्सा पहले कोरियर करवाई थी। हेलो, उसे यकटा खुद को देखता पाकर मलिया ने दायां हाथ लहराया तो गोया वो यकदम जोंकर होश में आया। मेरा मोबाइल तुमने लिया है? उसने संजीदगी से पूछा। हाँ, ये रहा, उसे कहते हुए पिल्लू के नीचे से हाथ निकालकर मोबाइल लहराया। क्यों लिया है? वापस दो मुझे, उसने साथी से कहते हुए हाथ बढ़ाया, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, और अब हमें तुम्हें सुबह ही मिलेगा, उसने इत्मीनान से वजाहत की। मैंने कहा मेरा फोन इधर दो, वह बड़मी से कहता हुआ चंद कदम आ गया। नहीं देती, काट लो जो करना है, उसने मजीद तपाया और फौरन वहां से भाग खड़ी हुई, जिसके पीछे वो भी लपका। वह हंसते हुए बामुश्किल साड़ी संभालती हुई आगे भाग रही थी और गजनफर उसके पीछे था, जिसका नतीजा ये निकला कि हाल के वक्त में पहुंचते ही गजनफर ने उसे पीछे से आकर दबोच लिया। अब मलिया की पुश्त उसके सीने से लगी हुई थी।
फोन छोड़ो मेरा, उसने मोबाइल लेना चाहा। नहीं छोड़ूंगी, वो होश शरारत की मूड में थी। तभी थोड़ी देर बाद जबरदस्ती के बाद बिल्लाहट वो उसे मोबाइल लेने में कामयाब हो गया, मगर जब उसने मोबाइल ऑन करना चाहा तो कोई नतीजा ना निकला, जबकि वजन में भी मोबाइल मामूल की निस्बत थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने बैग कवर निकाल कर चेक किया तो पता चला कि मोबाइल में से बैटरी निकाल दी गई है। उसने सर उठाकर मलिहा को घूरा तो वह इत्मीनान से उसको देखती हुई बोली, अब मैंने बैटरी कहाँ छुपाई है, ये तुम पता लगवा सकती हो तो लगवा लो। उसने मजीद तंग करते हुए इत्मीनान से चैलेंज दिया, ये क्या बचपना है, बैटरी तो मुझे मामू को कॉल करनी है। वो हफा हुआ, बचपना तो तुम कर रही हो, इतने बड़े हो गए मगर अभी तक मामू की उंगली नहीं छोड़ी तुमने। बस हर थोड़ी देर बाद में सारी अपडेट्स उन तक पहुंचाना जरूरी है क्या, वो भी हल्की से कहती उसकी जाना भाई। हाँ, अब बैटरी दो शराफत से मुझे, उसने जिद की। शराफत इसे तो लेकर जाकर मैं नहीं दे रही, इसने उतरा कर कहा तो वो उसे घुड़कर आ गया। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, इसमें अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें मोबाइल की बैटरी दे दूंगी। उसने बीच की राय निकाली, मुझे नहीं खेलना, उसे साफ इनकार किया। ठीक है तो फिर लेकर घूमो बिना बैटरी का मोबाइल। उसने भी लापरवाही से कांधे झुकाए तो वो दांत पीस कर आ गया। उफ, अच्छा बताओ, ना चाहते भी वो जब्त करके रजामंदा हुआ, जिसके बहस मलिया के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। उज़ैर और शफात अब तक वेटिंग एरिया में बैठे हुए किसी अच्छी खबर के मुंतजिर थे, मगर दोपहर से रात हो जाने के बाद अभी तक उन्हें कोई हौसला अफजा बात सुनने को नहीं मिले थे। 8 साल पहले चोरी तुमने की थी, कुर्सी पर बैठे हुए शफात ने उसे धीरे से बिना अचानक सवाल किया। उसने चौंक कर उनको देखा। जी, वो धीरे से बोला। क्यों? इसी अंदाज में एक लफ्ज़ी सवाल आया। वो थोड़ा नर्वस हुआ, मगर आज का कहना जरूरी था, इसलिए खुश होते लबू पर जुबान फेरते हुए वो गोया हुआ, कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ मैं जुआ खेलने लगा था और तभी एक शर्त में करीब 50,000 रुपया हार गया, और जिन लोगों से हारा था वो थे भी बहुत ही खतरनाक। पहले तो मैं उनसे छुपता रहा, मगर उन्होंने मुझे ढूंढ ही लिया और धमकी दी कि अगर पैसे ना दिए तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं बहुत डर गया था, घर में भी किसी को कुछ नहीं बता सकता था। तभी मेरी नज़र मम्मी के सोने के नेकलेस पर पड़ी, जिसकी कीमत लगभग 50-60 हज़ार थी, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने वो हार चुरा लिया और अगले ही दिन इन लोगों को देने पहुंचा। मगर वहां पहुंचकर पता चला कि इन लोगों ने पुलिस ने किसी कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया है। मेरे सर से मुसीबत टली और मैं शुक्र करता हुआ हार लेकर घर पहुंचा तो देखा कि घर में मम्मी ने एक हंगामा बर्पा कर रखा था। पहले मैंने सोचा कि सबको बता दूं, मगर फिर ख्याल आया कि नहीं, सब मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए इसी वक्त मैं खामोश रहा। मगर रात को अकेले में मम्मी को हार लौटाकर सब बता दिया और कहा कि वो सबसे कह दें कि वो हार कहीं रख कर भूल गई थी और अब वो मिलने मिल गया है। मेरे बारे में किसी को ना बताएं। उनने मुझे थोड़ा बहुत डांट डपट कर हार वापस ले लिया। मैं पुरसुकून था कि अब सब ठीक है, मगर अगली सुबह मम्मी ने कहा कि उन्हें हार ढूंढने के लिए सबके कमरों की तलाशी लेनी है। मैं हैरान हुआ कि अब तो हार मिल गया है, अब ये सब क्यों, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा। और मम्मी ने तलाशी लेकर जब गुजरफर के कमरे से हार बरामद किया तो मैं हैरान रह गया कि ये कैसे हुआ। उसके बाद जिस बुरी तरह से ताया ने उसे मारा और बाकी घर वाले भी उससे नाराज हुए तो मैं डर गया था, अगर मैंने सब सच बता दिया तो उससे भी ज्यादा बुरा हश्र मेरा होगा, इसलिए इस वक्त मैं खामोश रहा। मगर मम्मी से बाद में पूछना जरूर कि उन्होंने गुजरफर पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, नहीं समझोगे, अगर अभी इन गुजरफर को किनारे ना किया गया तो आगे चलकर वो तुम दोनों भाइयों पर हुक्मरानी करेगा। नई नस्ल में बड़ा बेटा होने की हैसियत से घर और कारोबार में पहला हिस्सा उसका होगा और हम दोनों उसके गुलाम बन जाएंगे, जैसे आप ताया से दबकर उनसे पीछे रह गए हैं और उनका हर हुक्म जी भाई सब करके मानते हैं। मम्मी नहीं चाहती थी कि कल को मैं और उबैद भी उसकी जी हजूरी करें, इसलिए उन्होंने इसी तरह गुजरफर को सर पर किया और मुझे भी साथी से मना कर दिया कि किसी को कुछ ना पता। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो आहिस्ता सब बताकर अब खामोश हो गया। दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाए बिना आसपास से गुजरते हुए इक्का दुक्का लोगों को देख रहे थे, मगर दर हकीकत दोनों का ध्यान एक दूसरे पर ही था। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती होगी डैड, लेकिन अब मैं शर्मिंदा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे बच्चे भी हमारे घर के कुटन तथा माहौल में साथियों में पल बढ़कर मेरे या गुजरफर के जैसे बने। मैं चाहता हूँ कि वो मोहब्बत करना सीखे, मोहब्बत से रहना सीखे, और इन बातों का एहसास मुझे सबिया ने दिलाया, जो कि गलत नहीं है, इसलिए मैंने उसके अलग होने के फैसले पर राजी हो गया था, मगर हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्हें खामोश पाकर वो वजाहती अंदाज में मजीद बोला, तुमने ठीक कहा, हमारे घर में वाकई बहुत घुटन है, जिसके जिम्मेदार खुद हम हैं। वो गैर मेरे नुक्ते को देते हुए इतराफ करने लगे, जिस पर वो कुछ ना बोला क्योंकि कहने को कुछ था ही नहीं। मलिहा यार कहाँ जाकर छुप गई हो, आंखों पर स्याह रंग की पट्टी बांधे हुए गुजरन पर दोनों हाथों से हवा में उसे टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था, और मलिहा काफी फासले पर खामोश खड़ी काफी महसूस हो रही थी। यार आंख मचौली खेलने की बात हुई थी, मगर तुमने तो छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया, कहाँ चली गई हो, कम से कम आवाज से कोई हिंट तो दो, वरना मैं पट्टी उतार दूंगा। उसने होंठ हवा में टटोलते हुए कहा तो बिलाहर उसके हाथ पर लुत्फ अंदोज होते मलिहा को तरस आ गया। मलिहा इशारा देने के लिए गाना गाने लगी, जिसकी आवाज की सीमा पर गौर करते हुए उसने कदम उस तरफ बढ़ाए।
उसने मुस्कुराते हुए गाना शुरू किया था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ में दर्द घुलने लगा था, गोया वो वाकई उसे शिकवा कर रही हो, जिसे गजनफर ने भी वाज़ा महसूस किया था, जो उसकी आवाज़ के ताक़ुब में बढ़ रहा था। और वो हाल में बने दराज का पिलर से पुश टकाए उसे बेखबर अपने दिल का दर्द बयान करने में गुम थे। गाना खत्म होने तक एक आंसू उसकी बाईं आंख से टूट कर रुखसार पर फिसला, जिसे साफ करते हुए जब वो गजनफर को देखने के लिए पलटी तो गैर मुतवक्का तौर पर उसे यहाँ पर गैर हाजिर पाकर वो हैरान हुई। गजनफर उसको पुकारती हुई आगे आई और साथ उसकी तलाश में यहाँ वहां नजरें भी दुराई, मगर वो कहीं पर नहीं आया। अभी वो ना समझी ख्याल में खड़ी ही थी कि उसने यकदम पीछे से आकर वही स्यापट्टी उसके गले के गिर्द बांधी जो कि मलिया ने उसकी आंखों पर बांधी थी। बहुत तंग करती हो तुम, एक ही बार गला दबाकर तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूं। गजनफर ने अपना सीना उसकी पूछ से टकाया, उस कान में सरगोशी की, जबकि पट्टी भी उसके गर्दन के गिर्द उसने यूं ही पकड़ रखी थी, गोया अब भी गला घोंट देगा। अगर मेरा एहतमाम मेरे महबूब के हाथों लिखा है तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए। हस्बत वक्त वो बिना डरे मुस्कुराते हुए बोली। जवाब में कुछ कहने की बजाय गजनफर ने उसके गर्दन से वो पट्टी हटाया तो वो भी आहिस्ता से उसकी तरफ पलटी, मगर दोनों के दरमियान फासला अब भी बहुत कम था। एक बात कहूँ, गजनफर ने इजाजत चाहे तो उसने इस बात में सारी लाया। तुम बहुत अच्छी हो, अपनी अच्छाई को मुझ जैसे बुरे इंसान पर बर्बाद मत करो। उसके चेहरे पर आई लिड पीछे करते हुए आहिस्ता से बोला। उसने मुस्कुराते हुए शायराना अंदाज से जवाब देते हुए उसे फिर से लाजवाब कर दिया। तुमसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। उसने हल्के फुल्के अंदाज में बड़मिला इतराफ किया। अच्छा तो चलो अब मेरी जीत की खुशी में डांस करते हैं, वो चह कर बोली। क्या? नहीं भाई, ये डांस वास मुझसे नहीं होता। वो चंद कदम पीछे हटते हुए इनकारी हुआ। अरे वो तो मुझे भी नहीं आता, मगर हमें कौन सा कोई जज करने वाला है। चलो ऐसे ही मस्ती के लिए करते हैं। उसने कहते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचा। मतलब आज वो अपनी हर जिद पूरी करने के लिए दम लेने वाली थी। दम लेने वाली थी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रफाकत अब्बास के साथ आप लोग हैं? नर्स ने करीब आकर पूछा तो वो दोनों कुर्सी पर से उठकर खड़े हुए। जी हम ही हैं। आप कैसे हैं? वो शफात ने बताते हुए पूछा। आपको डॉक्टर अहमद ने अर्जेंट अपने कमरे में बुलाया है। उसने बजाय जवाब देने के पेशवराना अंदाज में इतला दी तो वो दोनों बेसाता एक दूसरे को देखने लगे। आप दोनों में से गजनफर कौन है? कोई भी नहीं। लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? शफात ने जवाब देते हुए जानना चाहा। मिस्टर रफाकत को जब कुछ मिनटों के लिए हल्का सा होश आया था, जिसमें उन्होंने गजनफर पुकारा और फिर वो गुंदगी में चले गए। शायद उसे गजनफर नामी शख्स से मिलना चाहते हैं। क्या आप दोनों जानते हैं उसे? उन्हें वजाहत करते हुए पूछा तो वो दोनों ने पल पल को पहले एक दूसरे को देखा और फिर शफात ने डॉक्टर से मुखातब हुए। गजनफर उनका बेटा है, उन्हें आहिस्ता से बताया। ओह, मतलब ये अपने बेटे से मिलना चाह रहे हैं, तो आप लोग जल्द अज जल्द उन्हें यहाँ पर बुला लें ताकि वो उनसे मिल सके, क्योंकि पॉसिबल है कि इससे इनकी कंडीशन में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। कहाँ है अभी मिस्टर गजनफर? डॉक्टर ने दोनों को खामोश पाकर सवाल किया। गजनफर और मलिया इस वक्त एक कमरे में तेज आवाज से म्यूजिक लगाए हुए डिस्को लाइट से आन किए हुए दुनिया से बेखबर उछलते कूदते हुए बड़ा ही बेतुका डांस करते हुए काफी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। उन्हें देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कुछ रोज बाद दोनों बाहमी रजामंदी से हुला लेने वाले हैं। बस बहुत हो गया, गजनफर ने हाथ खड़ा करते हुए कहा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मलिया ने भी रुक कर कमर पर हाथ रखे। हाँ तो अब खत्म ही कर दो ना इस पार्टी को, और मेरी बैटरी वापस कर दो। तुम्हारे कहने पर मैंने आंख मचौली भी खेल ली और डांस भी कर लिया। उसने कहते हुए रिमोट उठाकर म्यूजिक बंद कर दिया। अच्छा चलो पार्टी खत्म करते हैं और रोमांस शुरू करते हैं, उसने मैंने हिजी से कहा तो वो भी ताजुब हिज अंदाज में उसकी जानब पलटा। ओके मैं अभी करती हूँ। सबिया ने कहकर मोबाइल कान से हटाया जिस पर सबकी सवालिया नजरें थी। क्या हुआ भाभी? उबैन ने सबकी तर्जमानी की। उजैर बता रहे हैं कि अंकल ने गुंदगी की हालत में गजनफर को पुकारा है, शायद वो उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ जल्दी फोन करो उसे बेटा। दुर्दाना भी फिक्रमंद हुई। उसने नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगाया और फिर अगले ही पल वापस हटा लिया, जिससे सबको तशवीश हुई। क्या हुआ? दुर्दाना ने पूछा। मलिया का नंबर भी बंद है, उसने बेबसी से बताया। हो सकता है दोनों सो गए हों। उबैद ने ख्याल जाहिर किया। रात के 9:30 बजे कौन सोता है? सबिया ने उल्टा सवाल किया। अब सब सोच में पड़ गए थे कि क्या करें। सुलेमान मामू को फोन कर देना कि वो बता देंगे भैया को। हाँ ये ठीक है, जाओ मेरा मोबाइल लेकर आओ कमरे से जुहा। साले ने कहा तो वो फौरन उनकर हाल से कमरे की जाने बढ़ी और कुछ लम्हों बाद उनका मोबाइल लेकर हाजिर हुई। नंबर मिलाकर दो सुलेमान का। हेलो। हेलो सुलेमान, गजनफर कहाँ है? उसे बुलाओ जल्दी। वो एक ही सांस में कहती हुई गई। क्या हो गया है बाजी? सब हैरियत तो है ना? इतनी घबराई हुई क्यों है? उनके अंदाज पर वो भी ठटके। कुछ हैरियत नहीं है सुलेमान, रफाकत को हार्ट वो बताते हुए फिर से रोने लगे। इसके बाद उनकी अधूरी बात रह गई थी और वो मजीद मुतफक्कर हुए।
मध्यम रोशनी में डूबे कमरे में खूबसूरत घी के धीमे बोल पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दोनों धीरे धीरे झूम रहे थे। मलिहा ने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे और गजनफर ने दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द हमाल कर रखे थे। मलिहा के अंदाज में सुकून, इत्मीनान, मसरत और बेपनाह मोहब्बत थी, जबकि गजनफर बस चुपचाप उसका साथ दे रहा था। यूं ही झूमते हुए अब गजनफर ने उसे हाथ से घुमाकर उसकी पुष्ट अपनी जानब का ली और वो दोनों हॉर्स हल्के हल्के धुन पर झूम रहे थे और साथ साथ अब गजनफर की सांसें उसे अपने बालों में महसूस हो रही थी। वह मनदोश होते हुए घूमकर अब उसे सीने से लगे थे। गीत खत्म हो चुका था और दोनों अपनी जगह पर रुक गए थे और आंखें बंद किए उसके सीने से लगी मलिया पर तो शायद गुन की ताड़ी होने लगी थी। और कैसे ना होती, क्योंकि महबूब की आगोश दुनिया की सबसे पुरसकून जगह जो मालूम होती है, इसलिए वो भी सब कुछ बुलाए बाद इस सुकून को अपने अंदर उतारे थे। थोड़े ही अरसे के बाद ही इसलिए जनरल ने भी खामोश रहकर आज उसे अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने दी। और मैंने हमेशा देखा है कि जब भी दो लोग अलग हुए हैं तो रोते पीटते लड़ते झगड़ते एक दूसरे को कोसते हुए हैं, और हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि हम खुशी खुशी एक दूसरे को अलविदा के, ठीक है ना? मलिया ने कहते हुए तायद चाही। वो बस इतना ही बोला। वो दोनों अब लान में रखे हुए बड़े से लकड़ी के झूले पर कुछ यूं नीम दराज थे। हवा अच्छी चल रही थी, मगर आज आसमान पर चांद नहीं है, जिससे आसमान हाली हाली लग रहा है ना? मलिया ने उससे आसमान को देते हुए कहा। वो चिप्स खाते हुए मैं से इतना ही बोला। तुम्हें रोमांटिक अंदाज में कहना चाहिए था, आसमान पर चांद भला कैसे होगा, वो तो मेरे पहलू में मौजूद है। उसने हल्की से शिकवा किया। पहलू में आने की इजाजत दी है ना, उसे ही गनीमत जानो, बाकी चौंचले की कोई उम्मीद मत रखना मुझसे। ये तो वैसे भी तुमने अच्छा खासा थका दिया है, ऊपर से अभी तक मेरे मोबाइल की बैटरी भी वापस नहीं की। उसने चिप्स खाते हुए बेजार अंदाज में जवाब दिया। बैटरी तो अब तुम्हें सुबह ही वापस मिलेगी, इसलिए ये जिद बहस छोड़ दो। और हाँ, इस जरूरी बात कि अगर बातें करते हुए मैं सो जाऊं तो प्लीज मुझे उठाकर बेडरूम में ले जाना, उसने कहते हुए आड़ में नई फरमाइश की। कोई जरूरत नहीं है यहाँ सोने की, नींद आए तो खुद उठकर जाकर सो जाना, मैं नहीं लेकर जाने वाला। हसबत को साफ इनकार सुनने को मिला। नहीं, तुम ही लेकर जाओगे। खैर, अब जरा मेरे सवाल का जवाब दो, उसने हतमी अंदाज में कहते हुए चिप्स खाए। पूछो, अंदाज बेजार था। शादी से पहले तुम इतने पागल थे मेरे पीछे, अब क्या हो गया है? उसने वही सवाल उठाया जिसका जवाब मिल चुका था। बताया तो है कि मुझे गलत फहमी थी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए तुमसे शादी की, जिसके बाद पता चला कि वो मोहब्बत नहीं गलत फहमी थी। उसे सादा से अंदाज में वही जवाब दिया, दोहराया। अच्छा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने जिंदगी में सबसे पहले किससे मोहब्बत की थी? उसने दिलचस्पी से दूसरा सवाल किया। हाँ, मिस एस से, उसने जड़ से जवाब दिया। नहीं, उससे भी पहले, सबसे पहले। नहीं, मुख्तसर जवाब मिला। अच्छा, लेकिन मुझे पता है कि तुमसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? उसने दिलचस्पी से तजस्सुस फैलाया। कौन करता है? उसने भी जानना चाहा। आज से 28 साल पहले जब एक औरत को पता चला कि उसकी कोख में एक नई जिंदगी वजूद में आई है, तब से वो औरत इस गोश्त के लोथरे से उसकी जिन्स तक जाने बगैर मोहब्बत करने लगी थी। झूठ, मैं नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो मेरी हमायत करती, यूं खामोश तमाशाई बनकर ना खड़ी रहती हर बार। उसे तलखी से नफी की। जरूरी नहीं है कि अगर वो लबू से नहीं कहती तो दिल में भी दर्द नहीं रखती। उसने कायल करना चाहा। कोई इंसान कितना भी साथ या बुज़दिल सही, मगर अपनी औलाद के लिए दिल में थोड़ी मोहब्बत तो रखता है, कभी तो उसे प्यार जताता है। लेकिन दोनों ने तो ऐसा नहीं किया। वो आसमान को तकते हुए दुख से कहने लगा। बहुत ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार तो तुमने कभी ना कभी जताया होगा ना मम्मी पापा ने, याद करो। उसे याद आया कि उसने एक एल्बम की कुछ तस्वीरें में देखा था कि उसकी पहली सालगिरह बहुत ही धूमधाम से की गई थी, जिसकी हर तस्वीर में रफाकत उसे लाड़ से गोद में उठाया हुआ था। उसे याद आया कि घर में सबसे पहले साइकिल भी उससे लेके लिए लाए थे रफाकत, और फिर उसे देखकर उजैर ने भी साइकिल की जिद की थी। एक बार उसे साले से पेंट कलर्स मंगवाए थे जो अगले ही रोज उसके लिए मार्केट से ले आई थी, और उन्होंने उसके साथ मिलकर एक ड्राइंग में कलर किया था। एक रोज बारिश में भीगने की वजह से उसे बहुत तेज बाहर हो गया था। उसे रफाकत ने उसे बहुत ही डांट कर दवाएं पिलाई थी, और साले सारी रात उसके सामने बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखती रही थी कि कहीं बाहर दिमाग पर न चढ़ जाए। बुखार की वजह से वो घर का बना हुआ कोई खाना नहीं खा रहा था, तो रफाकत दुर्दाना के मना करने के बावजूद भी उसके लिए बर्गर को लेकर आए और आधा खाकर छोड़ने पर उसे डांटा भी। और ये सब सोचते हुए वो अचानक उठकर बैठ गया। इसके बाद मिलिया भी सीधी होकर उसके बराबर में बैठी, बागोश का चेहरा देख लेंगी, जिसके तासात बहुत ही अफसुदा थे। क्या हुआ, याद आया? मलिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा। दोनों अब झूले से नीचे पाँव लटकाए बैठे हुए थे। हाँ, मगर ये प्यार इतना मुख्तसर क्यों था? उसे जवाब मांगने लगा। मुख्तसर नहीं था, बस वक्त के साथ बदल गया, नरम से सख्त हो गया। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें छोटे बच्चों जैसी तवज्जो दी गई थी। जब तुम बड़े हो गए तो तुम पर सोचकर सख्ती की गई कि जो उम्मीदें उन लोगों को तुमसे वाबस्ता रखी हैं, तुम उन पर पूरा करने के लिए तैयार हो सके। पापा अगर रिजल्ट अच्छा न आने पर तुमसे नाराज होते थे तो उसके पीछे वजह ये नहीं थी कि उन्हें लगता है कि उनका बेटा बाकी दुनिया से पीछे रह जाएगा। दौड़ते हुए घोड़े को
तेज दौड़ाने के लिए जब मालिक जोर से झपक मारता है तो उसका मकसद घोड़े को जख्मी करना नहीं होता, बल्कि सबसे आगे लाना होता है। बल्कि बिल्कुल वैसे ही पापा के साथियों का ये मतलब नहीं था कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो तुम्हें सबसे आगे देखना चाहते थे। उसने नरमी से असल पहलू उजागर किया। लेकिन मैं कोई बेजुबान घोड़ा नहीं था मलिया, जिसे कुछ समझ में न आए। मैं एक इंसान था। अगर ये बात मुझे प्यार से बोलते तो मैं क्यों नहीं समझता। उसने दुख से फिर से सवाल उठाया। उसे गजनफर के मुंह से इस वक्त अपना नाम बहुत ही दिलकश लगा था, मगर इस वक्त उसका ध्यान इस मौजू पर से हटाना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद पर काबू करते हुए गोया हुई। अगर तुम वाकई एक समझदार इंसान थे तो उनसे बदजन होकर बुराई की तरफ क्यों चल पड़े। तुम उन्हें किसी काबिल बनकर दिखाते। अगर गलती उनकी भी थी तो ठीक तुमने भी नहीं किया। उसने साफ गोई का मुजाहरा किया। मैंने क्या गलत किया? गलत तो मेरे साथ हुआ है। उस इल्जाम पर उसकी जन्म देकर सवाल करने लगा। तुमने गलत को ठीक करने की कोशिश नहीं की, ये गलत किया। तुमने कभी अपनी माँ का दोस्त बनने की कोशिश नहीं की। उनसे पूछा नहीं कि वो सबसे इतना डर कर क्यों रहती है। औलाद औरत का सहारा होती है। तुम्हारी माँ कभी तुम्हारी हमायत में ज्यादा नहीं बोली, लेकिन जब पापा या शहाना चाची बिला वजह उन्हें बातें सुनाते थे, तुम शौर आने के बाद कम से कम उनकी हमायत में खड़े हो सकते थे ना, कि आप लोग क्यों मेरी माँ को बिला वजह कोसते हैं। इस तरह मम्मी का दिल बड़ा हो जाता, उनको हौसला मिलता कि हाँ कोई है उनके साथ, जिससे मुमकिन था कि शायद उनकी बुजरी बहादुरी बन जाती। उसने तुर्की बा तुर्की लफ्जों में आईना दिखाया, जिस पर वो भी खामोश ही रहा। पापा तुम्हें हर मैदान में फर्स्ट पोजीशन में देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तुम पर सख्ती की। तो अगर तुम फर्स्ट पोजीशन ले आते तो पापा भला क्यों खुश ना होते तुमसे। उसने मजीद कहा, मैंने कोशिश की थी फर्स्ट पोजीशन लेने की, मगर कामयाब नहीं हुआ। उसने अपने तय इतला दी। तुमने कोशिश सिर्फ इसलिए की ताकि तुम पापा की मार से बच सको। इस तरह की कोशिशों में बेजारी होती है और मंजिल तक बेजारी की सवारी नहीं जाती। उसके लिए जुनून की फरारी चाहिए होती है। अगर तुम में वाकई खुद को साबित करने की लगन होती तो तुम जरूर कामयाब होते, मगर तुमने दिल से कभी कोशिश नहीं की। उसने भी लिहाज भलाई ताक राकत तली से हकीकत दिखाई। मतलब सारी गलती मेरी थी। उसे लगा मलिया उसे इल्जाम दे रही है। नहीं, आधी गलती हमारे वालिदैन की है और आधी तुम्हारे, क्योंकि तालीम दोनों हाथों से बचती है। उसने नफी करके तस्हीह की। और तुम्हें पता है इन मामलों में नुकसान हमारा और फायदा दुश्मन का होता है। पापा ने तुम पर साथी की, तुमने उनके साथी से बदजन होकर उन्हें मायूस करने के लिए खुद को बर्बाद कर लिया, और इन सब में फायदा किसका हुआ? कामयाब कौन हुआ? वो जो तुम्हें बर्बाद देखना चाहते थे, क्योंकि तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। उसने संजीदगी से एक और पहलू उजागर किया। कोई भी वालिदैन अपनी औलाद के दुश्मन नहीं होते गुजरफर, बस सबके प्यार करने के तरीके अलग अलग होते हैं। उसने नरमी से कहते हुए उसके सीने पर सर रख लिया। दर हकीकत यहाँ आने की वजह ही ये थी कि जाते जाते वो गुजरफर को उसकी कोई भी खुशियां लौटाना चाहती थी। वो अपनी आंखों पर बंदी बदजनी की पट्टी के बायस देख नहीं पा रहा था, और आज वो हर सूरत ये पट्टी उसकी आंखों पर से उतारना चाहती थी। इसी बहाने उन्हें एक साथ थोड़ा सा पुरसुकून वक्त गुजारने का मौका भी मिल गया था, जिसे मुस्तकबिल में वो एक खूबसूरत याद के तौर पर हमेशा अपने साथ रखने वाले थे। तुम्हारे पापा ने कभी तुम पर सख्ती की है? गुजरफर ने अचानक से सवाल किया। हाँ, बहुत बार, और अक्सर तो मैं रोने भी लगती थी, मगर बाद में समझ आता था कि उनकी सख्ती जायज थी। और पता है आखिरी बार वो मुझसे सख्ती से कब पेश आए थे? उसने कहते हुए तजस्सुस फैलाया। कब? उसने जानना चाहा। जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए हामी भरी। उसने मजे से बताया तो वो भी बेसाता हल्के से मुस्कुरा दिया। और अब देख लो, हम अलग होने वाले हैं, जबकि पापा ने तो शुरू ही से ही कहा था कि मैं ठीक नहीं कर रही, मगर मैंने उनकी सुनी नहीं। तो इसे साबित हुआ कि वालिदैन गलत नहीं होते। वो कहते हुए फीकेपन से हंसी। तो अब जब तुम उन्हें हुला का बताओगी तो वो बहुत ही नाराज होंगे ना तुमसे? उसने अंदाजा लगाया। हाँ, थोड़ा बहुत तो होंगे, मगर फिर मान जाएंगे। उसके अंदाज में इत्मीनान था। तुम्हें पता है मलिया, कभी कभी मुझे तुम पर रश्क आता है। वो बेहतर उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, जिसके बाद मलिया के पूरे वजूद में सरचारी उतर गई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि तुम हमेशा इतनी खुश मुतमीन और नरमी से कैसे रह लेती हो। फिर ख्याल आता है कि शायद तुम बर्दाश्त करना आता है, जैसे कि अगर कोई तुमसे कुछ कह दे तो तुम उसे अन्ना का मसला नहीं बनाती, बल्कि दरगुजर कर देती हो। और ये मुझसे कभी नहीं हुआ। मेरे लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं, जैसे कि पापा का मुझे और उजैर और उबैद के सामने डांटा, या किसी शख्स का मेरी किसी बात से इनकार करना मुझे अपनी इंसल्ट लगता है, जबकि तुम शायद ये बातें इस तरह चुटकी में उड़ा देती हो जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। मगर मैं नजरअंदाज नहीं कर पाता। हो सकता है नजरअंदाज करना सीख कर शायद मैं भी तुम जैसा मुतमीन हो जाऊं। हस्बे तवक्को मलिया की जन्म से कोई जवाब न मिला। उसने गर्दन नीचे करके देखा तो मालूम हुआ कि वो तो आंखें बंद किए उसके सीने पर सर रख के लम्हों में ही नींद की वादी में उतर चुकी है। अपने बालों में रिंगती हुई गुजरफर की उंगलियां उसे सुकून के एक अलग ही मुकाम पर ले गए थे। वो खामोश होकर नजर झुकाए उसको देते हुए सोच रहा था कि ये जज्बाती सी पागल सी लड़की बहुत अच्छी है। जैसे ही उसे अपने जाती मुफाद के लिए वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया, जो कि गलत था, मगर उसे कब्ल के उसके दिल में मौजूद गुजरफर की मोहब्बत का पौधा इश्क का पेड़ बने। इन दोनों को अलग हो जाना बेहतर है, ताकि वो अपने ही जैसे किसी सच्चे इंसान के साथ बाकी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजार सके।
اگر باتیں کرتے ہوئے میں سو جاؤں تو پلیز مجھے اٹھا کر بیڈ روم میں لے جانا۔ اسے اچانک ملیحہ کی فرمائش یاد آئی۔ بس آج تک کے لیے ہی تو اس نے کچھ معصوم سی فرمائشیں کی تھی جسے اسے چاہ کر بھی رد نہ کر پایا، اور میرون ساڑی میں لپٹی ملیحہ کو دونوں بازو میں اٹھا کر اندر کی جانب بڑھا، اسے بیڈ پر لے آیا اور پھر آہستہ آہستہ سے لٹا کر وہی کنارے پر بیٹھ کر اسے کمل اڑانے لگا۔ کمل اڑا کر جب اس نے جانے کے لیے اٹھنا چاہا تو ملیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ وہ چونکا، پوری رات ساتھ رہنے کی بات ہوئی تھی، اس نے غنگی کے عالم میں یاد دلایا جب وہ صبح سے نہ چاہتے ہوئے اس کی اتنی مان چکا تھا، تو اب اس کی آڑی حوائش کے آگے بھی ہم مجھ سے محبت سے مسکرا کے ساتھ ہی سر تسلیم ہم کر دیا۔